नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो कहानियों की श्रृंखला में मैं आपके लिए इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चौथी का जोड़ा। ये कहानी एक बेवा औरत और उसकी 2 जवान यतीम बेटियों की है। जवान बेटियों के लिए बेवा को उम्मीद है कि वह भी किसी दिन अपनी बच्चियों के लिए चौथी का जोड़ा तैयार करेगी। उसकी यह उम्मीद एक वक्त परवान भी चढ़ती है जब उसका भतीजा नौकरी के सिलसिले में उसके पास आकर कुछ दिन के लिए ठहरता है। लेकिन जब यह उम्मीद टूटती है तो चौथी का वह जोड़ा जिसे वह अपनी जवान बेटी के लिए तैयार करने के सपने देखती थी, वह बेटी के कफन में तब्दील हो जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सहदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजिम बिछी थी। टूटी फूटी खफरेल की झिर्रियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी थीं, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओ ने बच्चों को छातियों से लगा रखा था। कभी कभी कोई मेहनती सा चिड़चिड़ा बच्चा रसद की कमी की दुहाई देकर चिल्ला उठता। नाई नाई मेरे लाल। दुबली पतली माँ उसे अपने घुटने पर लिटाकर यूं हिलाती जैसे धान मिले चावल धूप में फटक रही हो, और फिर हुंकारे भरकर खामोश हो जाती। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के मुत्तफकीर चेहरे को ताक रही थी। छोटे अर्ज की टोल के 2 पार्ट तो जोड़ लिए गए थे, मगर अभी सफेद गजी का निशान ब्योतने की किसी को हिम्मत ना पड़ी थी। काट छाट के मामले में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उनके सूखे सूखे हाथों ने न जाने कितने जहेज सवारे थे, कितने छठी छौछक तैयार किए थे और कितने ही कफन ब्योते थे। जहाँ कहीं मोहल्ले में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन पर भी ब्योत ना बैठती, कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता। कुबरा की माँ कपड़े की कान निकालती, कलफ तोड़ती, कभी तिकोन बनाती, कभी चौखुटा करती और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तौल कर मुस्कुरा पड़ती। आस्तीन के लिए घेर तो निकल आएगा, गिरेबान के लिए कतरन मेरी बुकची से ले लेना, और मुश्किल आसान हो जाती। कपड़ा तराश करदा कतरनों की पिंडी बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो सफ़ेद गंजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नाप तौल हार जाएगी। जब ही यूं तो सब दम साधे उनका मुंह ताक रही थीं। कुबरा की माँ के पुर इस्तिकलाल चेहरे पर फिक्र की कोई शक्ल न थी। 4 गिरह गंजी के टुकड़े को वो निगाहों से ब्योत रही थी। लाल टोल का अक्स उनके नीलगू जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था। वो उदास उदास गहरी झुर्रियों अंधेरी घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गई, जैसे घने जंगल में आग भड़क उठी हो, और उन्होंने मुस्कुराकर कैंची उठा ली। मोहल्ले वालियों के जमघटे से एक लंबी इत्मीनान की सांस उभरी। गोद के बच्चे भी ठसक दिए गए। चील जैसी निगाहों वाली कुंवारियों ने चंपा चंप सुई के नाकों में डोरे पिरोए। नई ब्याही दुल्हनों ने अंगुस्ताने पहन लिए। कुबरा की माँ की कैंची चल पड़ी थी। सहदरी के आखिरी कोने में पलंगड़ी पर हमीदा पैर लटकाए हथेली पर ठोड़ी रखे कुछ सोच रही थी। दोपहर का खाना निपटा कर उसी तरह बी अम्मा सहदरी की चौकी पर जा बैठती हैं और बकुची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती है। कुंडी के पास बैठी माजती हुई कुबरा कनखियों से उन लाल कपड़ों को देखती तो एक सुर्ख झपकी उस जर्दी माइल मटियाए रंग में लपक उठती। रुपहली कटोरियों के जाल जब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानुओं पर फैलाती तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरी संदूकों जैसी शिकनों पर कटोरियों का अक्स नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगता।
हर टांके पर जरी का काम हिलता और मिशलें कपकपा उठती। याद नहीं कब उसके शबनमी दुपट्टे बने, टके तैयार हुए और गाड़ी के भारी कब्र जैसे संदूक की तह में डूब गए। कटोरियों के जाल धुंधला गए, गंगा जमुनी किरणें मान पड़ गई, तुली के लच्छे उदास हो गए, मगर कुबरा की बारात ना आई। जब एक जोड़ा पुराना हो जाता तो उसे चाली का जोड़ा कहकर सैर दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीदों का इफ्तिताह हो जाता। बड़ी छानबीन के बाद नई दुल्हन छाटी जाती, सहदरी के चौके पर साफ सुथरी चादर बिछती, मोहल्ले की औरतें हाथ में पानदान और बगलों में बच्चे दबाए झांझे बजाती आन पहुंचती। छोटे कपड़े की गोट तो उतर आएगी पर बच्चियों का कपड़ा ना निकलेगा। लो बुआ लो और सुनो, तो क्या निगोड़ मारी टोल की चूल्हे पड़ेंगी। और फिर सबके चेहरे फिक्रमंद हो जाते। कुबरा की माँ खामोश किमियागर की तरह आंखों के फीते से तूलो अर्ज नापती और बीवियां आपस में छोटे कपड़े के मुत्तलिक खुसर फुसर करके कहकहा लगाती। ऐसे में कोई मंचली कोई सुहाग या बन्ना छेड़ देती, कोई और चार हाथ आगे वाली समधनों को गालियां सुनाने लगती। बेहुदा गंदे मजाक और चुहले शुरू हो जाती। ऐसे मौक़ों पर कुंवारी बालियों को सहदरी से दूर सर ढांक कर खपरेल में बैठने का हुक्म दे दिया जाता और जब कोई नया कहकहा सहदरी से उभरता तो बेचारियां एक ठंडी सांस भरकर रह जाती। अल्लाह, ये कह कहे उन्हें खुद कब नसीब होंगे। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती। इतने में कतर ब्योत निहायत नाजुक मरहले पर पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ बीवियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहम कर दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी। कोई जोड़ा अल्लाह हमारा चैन से ना सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नाइन की लगाई हुई बात में जरूर कोई अड़ंगा। या तो दूल्हा की कोई दास्ता निकल आएगी या उसकी माँ ठोस कड़ों का अड़ंगा बांधेगी। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो या तो मेहर पर लुटेगी या भरत के पायों के पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। बी अम्मा की सारी मशाकी और सुघड़ापा धरा रह जाता। ना जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के जोर से सुघड़ माँ ने जहेज जोड़ना शुरू कर दिया था। जरा सी कतरन भी बचती तो तीलेदानी या शीशी का गिलाफ सी कर घनक गोखरू से संवार कर रख देती। लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी की तरह बढ़ती है। जो बारात आ गई तो यह सलीका काम आएगा। और जब से अब्बा गुजरे सलीका का भी दम फूल गया। हमीदा को एकदम अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले लंबे जैसे मुहर्रम का अलम। एक बार झुक जाती तो सीधे खड़ा होना दुश्वार था। सुबह ही सुबह उठकर नीम की मिसवाक तोड़ लेते और हमीदा को घुटने पर बिठाकर ना जाने क्या सोचा करते। फिर सोचते सोचते नीम की मिसवाक का कोई फुसड़ा हलक में चला जाता और वो खांसते ही चले जाते। हमीदा बिगड़ कर उनकी गोद से उतर आती। खांसी के धक्कों से यूं हिल हिल जाना उसे कतई पसंद न था। उसके नन्हे से गुस्से पर वो हंसते और खांसी सीने में बेतरह उलझती जैसे गर्दन कटे कबूतर फड़फड़ा रहे हों। फिर भी अम्मा आकर उन्हें सहला देती, पीठ पर थप थप हाथ मारती। तौबा है, ऐसी भी क्या हंसी। ओछू के दबाव से सुर्ख आंखें ऊपर उठाकर अब्बा बेकसी से मुस्कुराते। खांसी तो रुक जाती मगर वो देर तक बैठे हांफा करते। कुछ दवा दारू क्यों नहीं करते, कितनी बार कहा तुमसे। बड़े शिफा खाने का डॉक्टर कहता है सुइयां लगवाओ और रोज 3 पाव दूध और आधी छटाक मक्खन। ऐ खाक पड़े इन डॉक्टरों की सूरत पर। भला एक तो खांसी है ऊपर से चिकनाई बलगम ना पैदा कर देगी।
हकीम को दिखाओ किसी को। दिखाऊंगा, अब्बा हुक्का गुड़गुड़ाते फिर उच्छू लगता। आग लगे इस मुए हुक्के को, इसी ने तो ये खांसी लगाई है। जवान बेटी की तरफ भी देखिए तो आंख उठाकर देखते नहीं, और अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। कुबरा जवान थी। कौन कहता था कि जवान थी? वो तो जैसे बिस्मिल्लाह के दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनावनी सुनकर ठिठक कर रह गई थी। ना जाने कैसी जवानी आई थी कि ना तो उसकी आंखों में किरचे नाची, ना उसके रुखसारों पर जुल्फे परेशान हुई, ना उसके सीने पर तूफान उठे। कभी सावन भादों की घटाओं से मचल मचल कर प्रीतम या साजन मांगे। वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो ना जाने कब दबे पांव उस पर रेंग आई, वैसे ही चुपचाप ना जाने किधर चल दी। मीठा बरस नमकीन हुआ और फिर कड़वा हो गया। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुंह गिरे और उन्हें उठाने के लिए किसी हकीम या डॉक्टर का नुस्खा ना आ सका, और हमीदा ने मीठी रोटी के लिए जिद करनी छोड़ दी, और कुबरा के पैगाम ना जाने किधर रास्ता भूल गए। जानो किसी को मालूम ही नहीं कि स्टार्ट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियां ले रही है और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। मगर बी अम्मा का दस्तूर ना टूटा। वो उसी तरह रोज दोपहर को सहदरी में रंग बिरंगे कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती हैं। कहीं ना कहीं से जोड़ जमा करके शबरात के महीने में क्रैप का दुपट्टा 7.5 रुपए में खरीद ही डाला। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा ना था। मजले मामू का तार आया कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। बी अम्मा को तो बस जैसे एकदम घबराहट का दौरा पड़ गया, जानो चौखट पर बारात आन खड़ी हो, और उन्होंने अभी दुल्हन की मांग की आफशा भी नहीं कतरी। हॉल से तो उनके छक्के छूट गए। झट अपनी मुंह बोली बहन बिंदु की माँ को बुला भेजा कि बहन मेरी मरी का मुंह देखो जो इस घड़ी ना आओ। और फिर दोनों में खुसर फुसर हुई। बीच में एक नज़र दोनों कुबरा पर भी डाल देती जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वो इस काना फूसी की जबान को अच्छी तरह समझती थी। उसी वक्त भी अम्मा ने कानों की 4 माशा की लौंगे उतारकर मुंह बोली बहन के हवाले की कि जैसे तैसे करके शाम तक तोला भर गोखरू 6 माशा सलमा सितारा और पाव गज नेफे के लिए टोल ला दे। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पोंछ कर तैयार किया। थोड़ा सा चूना मंगाकर कुबरा ने अपने हाथों से कमरा पोंछ डाला। कमरा तो चिट्टा हो गया, मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई, और जब वो शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। सारी रात करवटें बदलती गुजरी। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे। अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ, अब के तो मेरी आपा का नसीबा खुल जाए। मेरे अल्लाह, मैं 100 रकते नफल तेरी दरगाह में पढ़ूंगी। हमीदा ने फज्र की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। सुबह राहत भाई आए तो कुबरा पहले ही से मच्छरों वाली कोठरी में जा छुपी थी। जब सेवइयों और पराठों का नाश्ता करके बैठक में चले गए तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती कुबरा कोठरी से निकली और जूठे बर्तन उठा लिए। लाओ मैं धो दूं बी अब्बा, हमीदा ने शरारत से कहा। नहीं, उस शर्म से झुक गई। हमीदा छेड़ती रही। बी अम्मा मुस्कुराती रहीं और क्रैप के दुपट्टे में लप्पा टाकती रहीं। जिस रास्ते कान की लौंगे गई थीं उसी रास्ते फूल पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी, और फिर हाथों की 2-2 चूड़ियां भी जो मझले मामू ने डंडापा उतारने पर दी थीं। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते भुना पुलाव महकते। खुद सूखा सा निवाला पानी से उतार कर वो होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाती। जमाना बड़ा खराब है बेटी, वो हमीदा को मुंह फैलाते देखकर कहा करती, और वो सोचा करती,
हम भूखे रहकर दामाद को खिला रहे हैं। बियापा सुबह सवेरे उठकर जादू की मशीन की तरह जुट जाती हैं। निहार मुंह पानी का घूंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती हैं, दूध औटाती हैं ताकि मोटी सी मलाई पड़े। उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकालकर उन पराठों में भर दे, और क्यों ना भरे, आखिर को वो एक दिन उसका अपना हो जाएगा। जो कुछ कमाएगा उसकी हथेली पर रख देगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर जब एक दिन फूल खिलेंगे और फलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वालियों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और इस ख्याल ही से मेरी बी आपा के चेहरे पर सुहाग खिल उठा। कानों में शहनाइयाँ बजने लगती और वो राहत भाई के कमरे को पलकों से झाड़ती, उनके कपड़ों को प्यार से तह करती जैसे वो कुछ उनसे कहते हों। वो उनके बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बिसादी बनियान और नाक से लिथड़े हुए रुमाल साफ करती, उनके तेल में चहचहाते हुए तकिए के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम काटती। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। राहत सुबह अंडे पराठे डटकर खाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता, और बी अम्मा की मुंह बोली बहन हाकिमाना अंदाज में खुसर फुसर करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा, बी अम्मा ताविले पेश करती। हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले, रंग ढंग से, कुछ आंखों से। ए नौज, खुदा ना कर मेरी लौंडिया आंखें लड़ाए, उसका आंचल भी नहीं देखा है किसी ने, बी अम्मा फक्र से कहती। ए तो पर्दा तोड़वाने को कौन कहे है। बी आपा के पक्के मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दूर अंदेशी की दाद देनी पड़ी। ए बहन, तुम तो सच में बहुत भोली हो। ये मैं कब कहूँ हूँ, ये छोटी निगोड़ी कौन सी बकरीद को काम आएगी। वो मेरी तरफ देखकर हंसती। अरे ओ नकचड़ी, बहनोई से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक, उहवारी चल दीवानी। ऐ तो मैं क्या करूं खाला, राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती। भाई हमें तो शर्म आती है। ऐ है वो तुझे फाड़ ही तो खाएगा, बी अम्मा चिढ़कर बोली। नहीं तो मगर, मैं लाजवाब हो गई और फिर मिसकोट हुई। बड़ी सोच विचार के बाद खल के कबाब बनाए गए। आज बी आपा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी। चुपके से बोली, देखो हंसना नहीं, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सेनी रखते हुए कहा। फिर जो पट्टी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सर से पांव तक देखा तो मैं भागी वहां से। मेरा दिल धक धक करने लगा। अल्लाह तौबा, क्या खन्नास आंखें हैं। जा निगोड़ी मारी अरी, देख तो सही वो कैसा मुंह बनाता है। ऐ है सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। आपा भी ने एक बार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में इल्तिजा थी। लौटी हुई बारातों का गुबार था और चौथी के पुरानी जोड़ों की मानिंद उदासी। मैं सर झुकाए फिर खंबे से लगकर खड़ी हो गई। राहत खामोश खाते रहे, मेरी तरफ ना देखा। खली के कबाब खाते देखकर मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कहकहा लगाऊं कि वाह जी वाह दुल्ला भाई, खली के कबाब खा रहे हो, मगर जानो किसी ने मेरा नरखरा दबोच लिया हो। बी अम्मा ने जल कर मुझे वापस बुला लिया और मुंह ही मुंह मुझे कोसने लगी। अब मैं उनसे क्या कहती कि वो मजे से खा रहा है कमबख्त। राहत भाई कोफ्ते पसंद आए, बी अम्मा के सिखाने पर मैंने पूछा। जवाब नदारद। बताइए ना। अरे ठीक से जाकर पूछ, बी अम्मा ने ठोका दिया। आपने ला कर दिया और हमने खाए, मज़ेदार ही होंगे। अरे वाह रे जंगली, बी अम्मा से ना रहा गया। तुम्हें पता भी ना चला क्या मजे से खली के कबाब खा गए। खली के? अरे तो रोज काहे के होते हैं, मैं तो आदी हो चुका हूँ खली और भूसा खाने का। बी अम्मा का मुंह उतर गया। बी आपा की झुकी हुई पलकें ऊपर ना उठ सकें। दूसरे रोज बी आपा ने रोजाना से 2 गुनी सिलाई की।
और फिर शाम को जब मैं खाना लेकर गई तो बोले, कहिए आज क्या लाए हैं? आज तो लकड़ी के बुरादे की बारी है। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने जलकर कहा। ये बात नहीं है, कुछ अजीब सा मालूम होता है, कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। मेरे तन बदन में आग लग गई। हम रूखी सूखी रोटी खा के उसे हाथी की खुराक दें, घी टपकते पराठे ठुसाएं, मेरी बी आपा को जोशंदा नसीब नहीं और उसे दूध मलाई निकलवाएं। मैं भन्ना कर चली आई। बी अम्मा की मुंह बोली बहन का नुस्खा काम आ गया और राहत ने दिन का ज़्यादा हिस्सा घर ही में गुजारना शुरू कर दिया। बी आपा तो चूल्हे में फूकी रहती, बी अम्मा चौथी के जोड़े सिया करती और राहत की गलीच आंखें तेज बनकर मेरे दिल में चुभा करती। बात पे बात छेड़ना, खाना खिलाते वक्त कभी पानी तो कभी नमक के बहाने से और साथ साथ जुमलेबाजी से खिसिया कर बी आपा के पास जा बैठती। जी चाहता कि किसी दिन साफ कह दूं कि किसी की बिक्री और कौन डाले दाना घास। ऐ बी, मुझसे तुम्हारा ये बैल ना गांथा जाएगा। मगर बी आपा के उलझे हुए बालों पर चूल्हे की उड़ती हुई राख नहीं, मेरा कलेजा धक से हो गया। मैंने उनके सफ़ेद बाल लट के नीचे छुपा दिए। नाच जाए इस कमबख्त नजले का, बेचारी के बाल पकने शुरू हो गए। राहत ने फिर किसी बहाने से मुझे पुकारा। ओह, मैं जल गई, पर बी आपा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। अब हमसे खफा हो गई हैं। राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और भागी तो हाथ छटक गया। क्या कह रहे थे? बी आपा ने शर्मो हया से घुटी हुई आवाज में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह तकने लगी। आप हमसे खफा हो गई? राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और भागी तो हाथ छटक गया। क्या कह रहे थे? बी आपा ने शर्मो हया से घुटी हुई आवाज में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह तकने लगी। कह रहे थे, किसने पकाया है खाना? वाह वाह, जी चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाली के हाथ खा जाऊं। ओ नहीं, खा नहीं बल्कि चूम लूं। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और बी आपा का खुरदरा हल्दी धनिया की बिसात में सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। ये हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह से शाम तक मसाला पीसते हैं, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं, ये बेकस गुलाम सुबह से शाम तक जुटे ही रहते हैं। उनकी बेगार कब खत्म होगी? क्या इनका कोई खरीदार ना आएगा? क्या इन्हें कभी कोई प्यार से ना चूमेगा? क्या इनमें कभी मेहंदी ना रचेगी? क्या इनमें कभी सुहाग का इत्र ना बसेगा? जी चाहा जोर से चीख पड़ूं। और क्या कह रहे थे? बी आपा के हाथ तो इतने खुरदरे थे, पर आवाज इतनी रसीली और मीठी थी कि अगर राहत के कान होते तो, मगर राहत के ना कान थे ना नाक, बस दोजक जैसा पेट था। और कह रहे थे कि अपनी बी आपा से कहना कि इतना काम ना किया करें और जो शानदा पिया करें। चल झूठी, अरे वाह, झूठे होंगे आपके वो। अरे चुप मुर्दार, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। देख तो स्वेटर बुन गया है, उन्हें दिया, पर देख, तुझे मेरी कसम मेरा नाम ना लीजियो। नहीं भी आपा, उन्हें ना दो वो स्वेटर। तुम्हारी इन मुट्ठी भर हड्डियों को स्वेटर की कितनी ज़रूरत है? मैंने कहना चाहा पर कह ना सकी। आपा भी तुम खुद क्या पहनोगी? अरे मुझे क्या ज़रूरत है, चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलस रहती है। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी एक अब्र शरारत से ऊपर तान कर कहा, क्या ये स्वेटर आपने बुना है? नहीं तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मेरा जी चाहा कि उसका मुंह नोच लूं कमीने का। मिट्टी के थोंदे, ये स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जागते गुलाम हैं। इसके एक एक फंदे में किसी नसीबो जली के अरमानों की गर्दनें फंसी हुई हैं।
ये उन हाथों का बुना हुआ है जो नन्हे पंगुरे झुल्लाने के लिए बनाए गए हैं। उनको थाम लो गधे कहीं के, और ये दो पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी जिंदगी की नाव को बचाकर पार लगा देंगे। ये सितारे के गत ना बात सकेंगे, मणिपुरी और भरतनाट्यम के मुद्रा ना दिखा सकेंगे। उन्हें पियानो पर रक्स करना नहीं सिखाया गया, उन्हें फूलों से खेलना नहीं नसीब हुआ, मगर ये हाथ तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक सिलाई करते हैं, साबुन और सोडे में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हे की आंच सहते हैं, तुम्हारी गलाजते सहते हैं, तुम्हारी गलाजते धोते हैं, ताकि तुम उजले चिट्टे बगुला भक्ति का ढोंग रचाए रहो। मेहनत ने उनमें जख्म डाल दिए हैं, उनमें कभी चूड़ियां नहीं खनकती, उन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा। मगर मैं चुप रही। बी अम्मा कहती हैं कि मेरा दिमाग तो मेरी नई नई सहेलियों ने खराब कर दिया है। वो मुझे कैसी नई नई बातें बताया करती हैं, कैसी डरावनी मौत की बातें, भूख और काल की बातें, धड़कते हुए दिल के एकदम चुपचाप हो जाने की बातें। ये स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए, देखिए ना आपका कुर्ता कितना बारीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैंने उसका मुंह, नाक, गिरेबान और बाल नोच डाले और अपनी पलगड़ी पर जा गिरी। बियापा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसले में हाथ धोए और आंचल से पोंछती मेरे पास आ बैठी। वो बोले, उनसे ना रहा गया तो धड़कते हुए दिल से पूछा, बियापा ये राहत भाई बड़े खराब आदमी हैं। मैंने सोचा कि मैं आज सब कुछ बता दूंगी। क्यों? वो मुस्कुराई। मुझे अच्छे नहीं लगते, देखिए मेरी सारी चूड़ियां चूरा हो गई। मैंने कांपते हुए कहा। बड़े शरीर हैं, उन्होंने रोमांटिक आवाज में शर्मा के कहा। बियापा सुनो बियापा, ये राहत अच्छे आदमी नहीं, मैंने सुलग कर कहा। आज मैं अम्मा से कह दूंगी। क्या हुआ? अभी अम्मा ने जो नमाज बिछाते हुए कहा। देखो मेरी चूड़ियां बी अम्मा, राहत ने तोड़ डाली। बी अम्मा मसरत से बोली, हाँ खूब किया, तू उसे सताती भी तो बहुत है। है तो दम काहे को निकल गया? बड़ी मोम की बनी हुई है कि हाथ लगाया और पिघल गई। फिर चुमकार कर बोली, खैर तू भी चौथी में बदला ले लीजियो, वो कसर निकालियो कि याद ही करे मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नियत बांध ली। मुँह बोली बहन से फिर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और मुमालात को उम्मीद आबजा रास्ते पर गाम जन देखकर अजहद खुशनुदी से मुस्कुरा गया। अहद तो बड़ी ही ठस है। हम तो अपने बहनोइयों का खुदा की कसम नाक में दम कर दिया करते थे, तू तो बड़ी ठस निकली। और वो मुझे बहनोइयों के छेड़छाड़ के हथकंडे बताने लगी कि किस तरह उन्होंने सिर्फ छेड़छाड़ के तीरब हदफ नुस्खे से उन 2 नंबरी बहनों की शादी कराई, जिनकी नाव पार लगने के सारे मौके हाथ से निकल चुके थे। एक तो उनमें से हकीम जी थे, जहाँ बेचारी को लड़कियां बालियां छेड़ती शर्माने लगते और शर्माते शर्माते इख्तिलाज के दौरे पड़ने लगते। और एक दिन मामू साहब से कह दिया कि मुझे गुलामी में ले ले। दूसरे वायसराय के दफ्तर में क्लर्क थे, जहाँ सुना कि बाहर आए हैं लड़कियां छेड़ना शुरू कर देती थीं। कभी गिलोरियों में मिर्चें भरकर भेज दी, कभी सेवइयों में नमक डालकर खिला दिया। ए लो, वो तो रोज आने लगे। आंधी आए पानी आए, क्या मजाल जो वो ना आए। आखिर एक दिन कहलवा ही दिया अपने एक जान पहचान वाले से कि उनके यहाँ शादी कर दो। पूछा कि भाई किस से? तो कहा किसी से भी करवा दो, और खुदा झूठ ना बुलाए तो बड़ी बहन की सूरत थी कि देखो तो जैसे बेचा चला आता है। छोटी तो बस सुभान अल्लाह, एक आंख पूरब तो दूसरी पश्चिम। 15 तोले सोना दिया है बाप ने और बड़े साहब के दफ्तर में नौकरी अलग दिलवाई। हाँ भाई, जिसके पास 15 तोले सोना हो और बड़े साहब के दफ्तर की नौकरी, उसे लड़का मिलते क्या देर लगती है? बी अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा।
ये बात नहीं है बहन, आजकल के लड़कों का दिल बस थाली का बैगन होता है, जिधर झुका दो उधर ही लुढ़का जाता है। मगर राहत तो बैगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है। झुकाव देने पर कहीं मैं ही नहीं पिस जाऊं, मैंने सोचा। फिर मैंने आपा की तरफ देखा। वो खामोश दहलीज पर आ बैठी, आटा गूंथ रही थी और सब कुछ सुनती जा रही थी। उनका बस चलता तो जमीन की छाती फाड़ कर अपने कुंवारेपन की लानत समेत उसमें समा जाती। क्या मेरी आपा मर्द की भूखी हैं? नहीं, वो भूख के एहसास से पहले ही सहम चुकी हैं। मर्द का तसव्वुर उसके जहन में एक उमंग बनकर नहीं उभरा, बल्कि रोटी कपड़े का सवाल बनकर उभरा है। वो एक बेवा की छाती का बोझ है, इस बोझ को ढकेलना ही होगा। मगर इशारों किनारों के बावजूद राहत मियाँ न खुद मुंह से फूटे और ना ही उनके घर ही से पैगाम आया। थक हार कर भी अम्मा ने पैरों के तोड़े गिरवी रखकर पीर मुश्किल कुशा की नियाज दिला डाली। दोपहर भर मोहल्ले टोले की लड़कियां सहन में उधम मचाती रहीं। बियापा शर्माई लजाई मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंदें चुसाने को जा बैठी। बियम्मा कमजोरी में अपनी चौकी पर बैठी चौथी के जोड़े में आखिरी टाके लगाती रहीं। आज उनके चेहरे पर मंजिलों के निशान थे। आज मुश्किल कुशाई होगी, बस आंखों की सुइयां रह गई हैं, वो भी निकल जाएंगी। आज उनकी झुर्रियों में फिर मशाले थरथरा रही थीं। बियापा की सहेलियां उनको छेड़ रही थीं और वो खून की बची खुची बूंदों को ताव में ला रही थीं। आज कई रोज से उनको गुबार नहीं उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और फिर बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अपना आंचल हटाकर नियाज के मलीदे की तश्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनकी बुखार से दहकती हुई गर्म गर्म सांस मेरे कान में लगी। तश्तरी लेकर मैं सोचने लगी, मौलवी साहब ने दम किया है, ये मुकद्दस मलीदा अब राहत के तंदूर में झोंका जाएगा। वो तंदूर जो 6 महीने से हमारा खून के छींटों से गर्म रखा गया है। ये दम किया हुआ मलीदा मुराद बरलाएगा। मेरे कानों में शादियाने बजने लगे। मैं भागी भागी कोठे से बारात देखने जा रही हूँ। दूल्हा के मुंह पर लंबा सा सेहरा पड़ा है जो घोड़े की आयालों को चूम रहा है। चौथी का शहाबी जोड़ा पहने फूलों से लदी शर्म से निढाल आहिस्ता आहिस्ता कदम तौलती बियापा चली आ रही हैं। चौथी का जरतार जोड़ा झिलमिल झिलमिल कर रहा है। बियम्मा का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। बियापा की हया से बोझल आंखें एक बार ऊपर उठती हैं। शुक्रिया का एक आंसू ढलक कर अफसा के जर्रों में कुमकुमे की तरह उलझ जाता है। ये सब तेरी ही मेहनत का फल है, बियापा की खामोशी कह रही थी। हमीदा का गला भर आया। जाओ ना मेरी बहनों, बियापा ने उसे जगा दिया और वो चौंक कर ओढ़नी के आंचल से आंसू पोंछती ड्योढ़ी की तरफ बढ़ी। ये मलीदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरज रहे थे जैसे वो सांप की बानी में घुस आई हो। और फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वो एकदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयों ने चीख लगाई जैसे कोई उनका गला घोंट रहा हो। कांपते हाथों से मुकद्दस मलीदे का निवाला बनाकर उसने राहत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की खोह में डूबता चला गया। नीचे तफुन और तारिकी के अथाह गार की गहराइयों में और एक बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घोट दिया। नियाज के मलीदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने जमीन पर गिरकर 2-4 सिसकियां भरी और गुल हो गई।
बाहर आंगन में मोहल्ले की बहू बेटियां मुश्किल कुशा की शान में गीत गा रही थीं। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ रवाना हो गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। इसके बाद इस घर में कभी अंडे ना तले गए, पराठे ना सिके और स्वेटर ना बुने गए। दिक ने जो एक अरसे से बी आपा की ताक में भागी पीछे पीछे आ रही थी, एक ही जस्त में उन्हें दबोच लिया और उन्होंने चुपचाप अपना नाम मुराद वजूद उसकी आगोश में सौंप दिया। और फिर उस सहदरी में चौकी पर साफ सुथरी जाजिम बिछाई गई। मोहल्ले की बहू बेटियां जुड़ी। कफन का सफ़ेद सफ़ेद लट्ठा मौत के आंचल की तरह बी अम्मा के सामने फैल गया। तहम्मुल के बोझ से उनका चेहरा लरज रहा था। बाई अब्रू फड़क रही थी। गालों की सुनसान झुर्रियां भाएं भाएं कर रही थीं, जैसे उनमें लाखों अजदहे फुंकार रहे हों। लट्ठे की कान निकालकर उन्होंने चौपर तह किया और उनके दिल में अनगिनत कैंचियां चल गईं। आज उनके चेहरे पर भयानक सुकून और हरा भरा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि दूसरे जोड़ों की तरह चौथी का जोड़ा सेता ना जाए। एकदम सहदरी में बैठी लड़कियां बालियां मैनाओं की तरह चहकने लगीं। हामिदा माजी को दूर झटक कर उनके साथ जा मिली। लाल टोल पर सफ़ेद गंजी का निशान, उसकी सुर्खी में ना जाने कितनी मासूम दुल्हनों का सुहाग रचा है और सफ़ेदी में कितनी नामुराद कुंवारियों के कफन की सफ़ेदी डूबकर उभरी है। और फिर सब एकदम खामोश हो गए। बी अम्मा ने आखिरी टाका भर के डोरा तोड़ दिया। दो मोटे मोटे आंसू उनकी रुई जैसे नर्म गालों पर धीरे धीरे रेंगने लगे। उनके चेहरे की शिकनों में से रोशनी की किरणें फूट निकलीं और वो मुस्कुरा दी, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि उनकी कुबरा का सोहा जोड़ा बनकर तैयार हो गया हो और कोई दम में सहनाइयाँ बज उठेंगी। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।